शापित सियापुर उत्तर भारत के एक दुर्गम पहाड़ी इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव सियापुर। चारों ओर घने जंगलों से घिरा यह गांव आज भी मानचित्र पर दर्ज नहीं था। न कोई सड़क वहां जाती थी, न ही मोबाइल सिग्नल। कहते हैं यहां समय भी ठहर जाता है और लोग, अब वहां कोई नहीं रहता। सियापुर अब एक भूतिया गांव कहलाता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। करीब 40 साल पहले तक सियापुर में करीब 300 लोग रहते थे। सीधे सादे किसान, बढ़ई, कुम्हार, पुजारी और कुछ व्यापारी। गांव का माहौल शांत और आत्मीय था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे गांव को लील लिया। 2037 में रवि मिश्रा, एक युवा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, उत्तराखंड के एक मेले में घूमते हुए एक बूढ़े साधु से मिला जो अजीब अजीब बातें कर रहा था। सियापुर देखा है तूने? वहां पेड़ भी चीखते हैं। रवि हंस पड़ा। बाबा, भूत प्रेत की कहानी तो हर जगह मिलती है, पर सब झूठ होती हैं। बाबा की आंखें चमक उठीं। तो जा, एक रात काट कर दिखा वहां, पता चल जाएगा क्या झूठ है क्या सच। रवि को कहानी मिल गई थी। उसने अपने 2 दोस्तों अंशुल और रिया को साथ लिया और एक व्लॉग बनाने का प्लान किया। तीनों ने पुराने नक्शों और लोक कथाओं की मदद से सियापुर गांव का स्थान ढूंढा। जगह इतनी दूर थी कि उन्हें आखिरी 15 किलोमीटर पैदल ही तय करने पड़े। जैसे जैसे वे सियापुर के करीब पहुंचे, जंगल घना होता गया। पक्षियों की आवाजें धीमी पड़ने लगीं और हवा में एक अजीब सी नमी भर गई। रिया ने फुसफुसाया, तुम दोनों को भी लग रहा है कि जैसे कोई हमें देख रहा है? अंशुल ने मजाक में कहा, शायद पेड़ों के भूत। लेकिन रवि गंभीर था। चुप रहो, कैमरा चालू है। वे सियापुर के टूटे फाटक से गांव में दाखिल हुए। सामने वीरान गलियां, मिट्टी से सने कच्चे मकान, सूखी कुएं की जगत और हर घर के बाहर तुलसी का सूखा पौधा। मगर एक चीज अजीब थी, हर घर का दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने जानबूझकर छोड़ा हो। रवि ने कैमरा ऑन किया। यह है सियापुर, उत्तर भारत का सबसे रहस्यमयी गांव, जो आज भी सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। हम 3 लोग आज रात यहीं बिताने वाले हैं। देखते हैं यहाँ की सच्चाई क्या है। उन्होंने एक पुराने मकान को चुना जो सबसे कम टूटा हुआ था। कमरा अंदर से साफ तो नहीं था, पर रुकने लायक था। जैसे ही रात हुई, कुछ घटनाएं घटने लगीं। रात के करीब 9 बजे का वक्त था। जंगल की हवाएं अब ठंडी नहीं, बल्कि सिहरन पैदा करने लगी थीं। चारों ओर एक ऐसा सन्नाटा था जैसे पूरा गांव सांस रोककर कुछ देख रहा हो। रवि, अंशुल और रिया ने अपना डेरा जमा लिया था। उन्होंने कुछ खाने के लिए पैकेट्स निकाले, मोबाइल की टॉर्च जलाकर दीवारों को देखा। हर जगह राख जैसे काले निशान, जैसे आग से जली हो, लेकिन कोई गंध नहीं, न कोई धुआं, बस दीवारें चुप। रिया ने धीरे से पूछा, तुम दोनों को कुछ अजीब नहीं लग रहा? अंशुल बोला, तू हमेशा ऐसे ही डरती है। रिलैक्स, ये सिर्फ पुरानी इमारत की बदबू है। लेकिन रवि अब चुप था। उसकी आंखें एक कोने में टिक गई थीं, जहां दीवार पर उर्दू में कुछ लिखा था, धुंधला और खून जैसा लाल। उसने मोबाइल कैमरा ऑन किया और लिखा पढ़ने की कोशिश की। जो लौटे नहीं, उनकी चीखें यहीं बसती हैं। तभी दरवाजा धीमे से खुद ब खुद बंद हो गया। एक तेज झोंका आया, जैसे किसी ने पूरे कमरे को अपनी मुट्ठी में कस दिया हो। रिया घबरा गई। ये हवा नहीं थी, ये कुछ और था। रवि ने फौरन ट्राइपॉड पर कैमरा सेट किया और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। हम अभी एक अजीब घटना का अनुभव कर रहे हैं। दरवाजा अपने आप बंद हुआ। कोई हवा नहीं थी। तभी कमरे के कोने से आवाज आई, हल्की सी बुदबुदाहट, जैसे कोई गुनगुना रहा हो। तीनों चुप हो गए। रवि ने धीरे धीरे उस कोने की ओर कदम बढ़ाए। वहां एक लकड़ी की संदूक जैसी चीज रखी थी, आधी सड़ी हुई। उसने ढक्कन खोला। अंदर एक फटी हुई डायरी पड़ी थी। डायरी 1942, लेखक हरिप्रसाद जोशी। रवि ने पहला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, आज गांव के कुएं से फिर से अजीब गंध आई। पिछले 3 दिन से हर रात कोई बच्चों की हंसी सुनाई देती है, लेकिन सियापुर में अब कोई बच्चा नहीं बचा। सबने छोड़ दिया है गांव, सिर्फ हम बचे हैं जो लौट नहीं सकते। अंशुल ने हैरानी से कहा, ये क्या बकवास है? बच्चों की हंसी, कुआं, ये तो फिल्मी लगता है। रिया ने धीरे से पूछा, क्या 1983 में कुछ हुआ था? रवि ने सिर हिलाया। हाँ, शायद एक बड़ा हादसा, लेकिन सब रिकॉर्ड्स गायब हैं। ये डायरी बहुत कुछ बता सकती है। तभी बाहर से वही हंसी की आवाज आई, नन्ही बच्ची की हंसी। कमरे में सब कुछ थम गया। टॉर्च झपकने लगी। कैमरा धुंधला हो गया। और फिर
किसी ने दरवाजे के बाहर से खटखटाया, धीरे धीरे 3 बार। टक टक टक। अंशुल दरवाजे की ओर बढ़ा। कोई मजाक कर रहा है शायद। रवि ने उसे रोका। रुक, दरवाजा मत खोल। लेकिन तब तक दरवाजा खुद ही खुल गया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ गीली जमीन पर एक छोटे बच्चे के पैरों के निशान, जो सीधा कुएं की ओर जा रहे थे। तीनों बिना कुछ बोले कुएं की ओर बढ़े। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन एक अजीब ताकत उन्हें खींच रही थी, जैसे उस गीली मिट्टी में पड़े छोटे छोटे पैरों के निशान उन्हें आवाज दे रहे हों। गांव का वह कुआं अब एक अजूबा लग रहा था। चारों ओर बबूल के सूखे पेड़, और उनके बीच अकेला खड़ा वो कुआं, सीमेंट का घेरा पूरी तरह काई से ढका हुआ, और उसके पास टूटी हुई रस्सी का एक टुकड़ा। लग रहा था जैसे कोई उसे हाल ही में इस्तेमाल कर चुका हो। रवि ने कैमरा ऑन किया। ये वही कुआं है जिसका जिक्र डायरी में है। हम जांच करने जा रहे हैं। अगर ये सुरक्षित हुआ तो शायद कोई पुराना सच सामने आ जाए। रिया पीछे हट गई। रवि, मुझे अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई हमें देख रहा है, बहुत नजदीक से। अंशुल ने मजाक किया। शायद वही बच्चा जो तुम्हें हंसता हुआ सुनाई दिया। अंशुल, बस करो, रिया गुस्से में बोली। तभी अचानक कुएं के अंदर से एक हल्की सरसराहट सी आवाज आई, जैसे कोई रेंग रहा हो। रवि ने टॉर्च से कुएं के अंदर झांका। शुरुआत में कुछ नहीं दिखा, फिर उसे कुछ हल्का सा चमकता नजर आया। किसी की आंखें? क्या वो कोई है वहां? रवि फुसफुसाया। रिया डर से रोने लगी। चलो यहां से, प्लीज। अंशुल ने रवि का कंधा पकड़ा। यार, कुछ भी हो, हम वापस चलते हैं, ये रिस्क मत लो। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कुएं से एक जोरदार चीख निकली, इतनी तेज कि पेड़ हिल उठे और रिया अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। रिया, रिया। रवि ने उसे झकझोरा। तभी रिया के मुंह से एक अनजानी भारी आवाज निकली। क्यों लौटे हो? रवि और अंशुल वहीं सन्न रह गए। ये उसकी आवाज नहीं है, अंशुल बोला। रिया अब उठ चुकी थी, लेकिन उसकी चाल बदल गई थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो अब कोई और हो। तुम नहीं समझते, गांव अब जाग गया है। जिनकी आत्माएं सोई थीं वो फिर चलने लगी हैं। रवि की सांस अटक गई। तू रिया नहीं है? रिया हंसी। रिया गई, उसी कुएं में। अब उसकी जगह मैं हूं। रवि और अंशुल किसी तरह रिया को पकड़कर वापस उसी कमरे तक लाए। रिया अब चुपचाप बैठी थी, कभी कभी अनजाने शब्दों में कुछ बुदबुदाती। रवि ने डायरी को फिर उठाया और तेजी से पन्ने पलटे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, आज गांव वालों ने मिलकर निर्णय लिया, वो बच्चा, वो अब इंसान नहीं रहा। हम सबने मिलकर उसे उसी कुएं में जिंदा दफना दिया, ताकि वो किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। पर शायद यही हमारा सबसे बड़ा अपराध था। अब उसकी आत्मा हमें नहीं छोड़ती। एक एक कर सब जा चुके हैं। जो बचा हूं वो मैं हूं, हरिप्रसाद। मगर अब मुझे भी आवाजें बुलाने लगी हैं। अगर कोई बाहर वाला कभी इस डायरी को पढ़ रहा हो तो समझ ले, सियापुर को जगाना मौत को बुलाने जैसा है। रवि कांप उठा। हमने उसे जगा दिया है। अंशुल ने रिया की तरफ देखा, जो अब कमरे की दीवार पर उंगलियों से वही उर्दू की लाइनें लिख रही थी जो पहली रात देखी थीं। अब क्या करें रवि? हम उसे यहां नहीं छोड़ सकते, और वो रिया नहीं है। रवि ने धीरे से कहा, शायद एक तरीका है। उसे फिर से कुएं में ले जाकर वहीं बंधन करना पड़ेगा, वरना उसकी आत्मा शरीर बदलती रहेगी जब तक सब खत्म न हो जाए। रवि की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि दृढ़ता थी। उसने कैमरा बंद कर दिया। ये अब डॉक्यूमेंट्री नहीं रही थी, ये अब जंग थी, जिंदगी और मौत की। रिया अब पूरी तरह किसी और के वश में थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडी मुस्कान थी, आंखों की पुतलियां फैली हुईं, और उसकी चाल में कोई मानवता नहीं बची थी। जैसे उसके भीतर कुछ प्राचीन परछाई जैसा काबिज हो चुका था। हमें उसे वापस कुएं तक ले जाना होगा, रवि ने कहा। डायरी में लिखा था कि आत्मा को वहीं बांधा गया था, लेकिन कैसे? अंशुल ने पूछा। वो अब सामान्य इंसान नहीं है। रवि ने पुजारी गोवर्धन नाथ के दिए हुए उस पुराने ताबीज को निकाला, जो बाबा ने मजाक उड़ाते समय भी उसे जबरन पकड़ा दिया था। इसमें कुछ है, शायद यही बंधन की चाबी हो। वो ताबीज चांदी का था। उस पर संस्कृत में कुछ उकेरा गया था, यंत्रं यथा स्तंभयामि, जिसका अर्थ था, मैं तुझे बांधता हूं, रोकता हूं। रवि ने ताबीज रिया की ओर बढ़ाया। जैसे ही ताबीज उसके पास पहुंचा, वो जोर से चिल्लाई। उसकी चीख मानो हवाओं को चीर गई।
और उसी क्षण रिया का शरीर जमीन पर गिर पड़ा, बेसुध। अब इसी वक्त कुएं तक, रवि चिल्लाया। कुएं की वापसी। रात अब गहराने लगी थी। हवा और भी भारी हो चुकी थी। पेड़ हिल नहीं रहे थे, लेकिन उनके साए जमीन पर रेंग रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके नीचे चल रही हो। क्या हुआ मुझे? रिया ने धीमे से पूछा। बाद में बताऊं, अभी हमें एक काम पूरा करना है। वे तीनों फिर कुएं के पास पहुंचे, लेकिन अब वहां कुछ बदल चुका था। कुएं से हल्की हल्की नीली रोशनी उठ रही थी, जैसे वो जीवित हो गया हो। रवि ने ताबीज निकाला और कुएं के चारों ओर 4 दीप जलाकर रखे, जैसा डायरी में बताया गया था। अब बोलो वो मंत्र, रिया ने कहा। मैं याद कर रही हूं, सब याद आ रहा है। रवि ने मंत्र दोहराया। ब्रह्मा रक्षः स्तंभयामि, यंत्रं स्तंभयामि, आत्मानं बंधयामि। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, कुएं से तेज चीख निकली और नीली रोशनी हवा में घूमने लगी। वह रोशनी आकार लेने लगी छोटे बच्चे की आत्मा, जिसे गांव वालों ने कभी जिंदा दफन किया था। उस आत्मा ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया था। फिर क्यों मुझे जिंदा दफनाया गया? रवि कांप गया। हमें नहीं पता था, हमें माफ कर दो। आत्मा अब शांत हो रही थी। तभी रिया ने धीरे से कुएं में ताबीज फेंका। जैसे ही ताबीज पानी में गिरा, पूरी आत्मा एक पल को चमकी और फिर गायब हो गई। कुआं अब सिर्फ एक कुआं था, न जिंदा न आत्मा से भरा, बस ठंडा और खामोश। अगली सुबह जब वे गांव से बाहर निकले, उन्हें महसूस हुआ कि पेड़ों की सरसराहट अब शांत हो चुकी है। सूरज की किरणें अब पेड़ों को बिना डरे छू रही थीं। सियापुर, जो अब तक एक भूतिया गांव था,